नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए इंटरव्यू की सीरीज। हमने 4-5 क्लासेस ऑलरेडी 4-5 इंटरव्यू सीरीज कंप्लीट कर ली है। आगे अब आपकी आंसर की आ गई है। आई होप आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे। तो इसी के साथ अपनी तैयारी आप जारी रखिए, क्योंकि कभी भी आपका बुलावा आ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप केबीएस के इंटरव्यू में बैठे हैं, ठीक है, और सामने 4 लोगों का पैनल है। माहौल एकदम सीरियस है, एसी की ठंडक से ज्यादा पसीना नर्वसनेस से आ रहा है। तभी बीच में बैठे एक सख्त से दिखने वाले पैनलिस्ट अपने चश्मे को नीचा करते हुए आपसे एक सवाल पूछते हैं। पैनल मेंबर आपसे पूछते हैं कि अच्छा मैम या सर, आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या बीएड किया है, जरा ये बताइए कि सेरेब्रल पैल्सी क्या है, यानी कि सीपी क्या है, क्या बीमारी है और ये समय के साथ कितनी खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ आपको घबराना नहीं है, आपको एक हल्की सी स्माइल देनी है और कहना है कि सर या मैम, सबसे पहली बात, सीपी जो है वो कोई छूत की बीमारी नहीं है जो फैलेगी, और ना ही समय के साथ बदतर होती है। ये क्या है, एक स्थायी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल विकार है। ठीक है। इस तरीके से आपको जवाब देना है कि सीपी क्या है, एक स्थायी, परमानेंट और गैर प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। पैनल मेंबर आपसे पूछेगा मतलब आसान भाषा में समझाइए, और इसमें बच्चे का दिमाग कमजोर होता है। अब आपको जवाब क्या देना है कि सर, हम इसे एक मूवी के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जितना ज्यादा आप उदाहरण देंगे, जितना ज्यादा आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जोड़ेंगे, एग्जामिनर को लगेगा, जो इंटरव्यू ले रहा होगा आपका, उसको लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि सर, इसे हम एक मूवी के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें आपने कल की कोशलिन की फिल्म मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ देखी होगी। उसमें कैरेक्टर सीपी से ही पीड़ित होता है। अगर आप ध्यान दें तो उसका दिमाग एकदम शार्प है। वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बस दिक्कत ये है कि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया है। ठीक है। और शरीर की गति जो है, मूवमेंट, मसल्स टोन और मुद्रा जो है, उसका पोस्चर है, वो कंट्रोल करता है। यानी सीपी में बुद्धि पर प्रभाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन शारीरिक संतुलन जरूर प्रभावित होता है। अब मूवी का सटीक उदाहरण देते ही पैनलिस्ट इम्प्रेस जरूर होगा, लेकिन रुकिए, पैनलिस्ट जो होते हैं इतनी जल्दी हार नहीं मानते, तो वो दूसरा बाउंसर जरूर फेंक सकते हैं। अच्छा, तो ये होता है क्यों है ये? क्या ये सिर्फ जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से होता है? अब आपने जवाब क्या देना है कि नहीं सर, इसके 3 मुख्य चरण हो सकते हैं। पहला जो चरण है पहला जो चरण है वो क्या है, जन्म से पहले। जन्म से पहले जैसे गर्भावस्था में मस्तिष्क का असामान्य विकास। दूसरा जो है जन्म के समय, यानी कि पेरीनेटल, जैसे आपने कहा ऑक्सीजन की कमी या प्रीमेच्योर जन्म। और तीसरा जो है पोस्ट नेटल, यानी कि जन्म के बाद हुई क्षति। ठीक है। जैसे दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, सिर में गंभीर चोट या बहुत ज्यादा जॉइंटिस होना। पैनल मेंबर इम्प्रेस होते हुए बोलेगा, इसके प्रकार क्या है? सभी बच्चे एक जैसा बर्ताव करते हैं? आपने जवाब क्या देना है? बिल्कुल नहीं सर, सीपी के बच्चे अलग अलग मोड में हो सकते हैं। अब वो अलग अलग मोड क्या हो सकता है? तो पहला जो है स्पैस्टिक। आपने जवाब देना है कि स्पैस्टिक ये सबसे आम है सर। इसमें मांसपेशियां इतनी सख्त हो जाती हैं जैसे कि किसी ने उन्हें जकड़ लिया है। दूसरा जो है डिस्काइनेटिक। डिस्काइनेटिक जो है, इसमें शरीर अपनी मर्जी से हिलता रहता है और अनैच्छिक गतियां होती हैं। तीसरा जो है अटैक्सिक, यानी कि इसमें बच्चे का बैलेंस ऐसा होता है जैसे वो लहरों पर चल रहा हो, संतुलन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और चौथा जो है मिक्स्ड, जब ऊपर के 2 या 2 से अधिक लक्षण एक साथ मिल जाए। पैनल मेंबर फिर बोलेगा, चलिए मान लिया, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और इसका परमानेंट इलाज है क्या? तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है कि सर, जैसा मैंने कहा कि ये गैर प्रगतिशील है, मतलब नॉन प्रोग्रेसिव है।
इसलिए इसका कोई परमानेंट इलाज या जादू नहीं है, लेकिन ये फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और सहायक उपकरणों से हम बच्चे की कार्य क्षमता को बहुत हद तक सुधार सकते हैं। अब रही बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की, तो उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति में स्पेसिफिक डिसेबिलिटी जो है 40% या उससे अधिक होती है, तो उसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। इसके आधार पर उन्हें शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण, छात्रवृत्ति, परीक्षा में एक्स्ट्रा टाइम, सहायक सुविधाएं, सरकारी योजना का लाभ, आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। और बस पैनलिस्ट आपको देखकर मन ही मन सोच रहे होंगे इस कैंडिडेट को तो केबीएस में होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये था सीपी का पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी सीधा इंटरव्यू रूम से। अगर आपको ये फिल्मी और प्रैक्टिकल तरीका पसंद आया है, आप चाहते हैं कि मैं पूरी केबीएस इंटरव्यू की ये सीरीज कंटिन्यू रखूं, तो अभी के अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ले लें। गोल्ड मेंबर्स को मिलेगी मेरी तरफ से बहुत ही सीक्रेट इंटरव्यू टिप्स, स्पेशल नोट्स। तो जल्दी से गोल्ड मेंबर बने, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो हम उसी इंटरव्यू रूम में बैठे हैं। पैनल के एक मेंबर ने आपका जवाब सुनकर इम्प्रेस होकर पानी का घूंट लिया ही था कि उनके बगल में बैठी एक मैम ने अपनी फाइल बंद की और एक बाउंसर फेंक दिया। मैम, आपने सीपी तो बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आपके रिज्यूमे में लिखा है कि आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बहुत गहराई से पढ़ा है। ये बताइए, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है? थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर कैंडिडेट्स को जॉब या पढ़ाई में रिजर्वेशन मिलता है या नहीं? तो अब आपको यहाँ बिल्कुल रिलैक्स रहना है, चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लानी है और कहना है कि नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, हर किसी को रिजर्वेशन या विशेष लाभ नहीं मिलते। इसके लिए एक मैजिक नंबर होता है। मैजिक नंबर क्या होता है? 40%। ठीक है, मैजिक नंबर क्या होता है? 40%। ये आपको ध्यान रखना है, उनको बोलना है कि एक बार फिर से रिपीट करो कि नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, हर किसी को रिजर्वेशन या विशेष लाभ नहीं मिलते हैं। इसके लिए एक मैजिक नंबर होता है 40%। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट दिव्यांगता यानी कि स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कम से कम कितनी 40% या उससे अधिक प्रमाणित नहीं होती है, तब तक उसे बेंचमार्क दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। पैनल मेंबर जो है दूसरा, वो आपसे बोलेगा अच्छा, तो ये 40% वाला रूल क्यों बनाया गया? अगर किसी को 30% डिसेबिलिटी है तो क्या वो दिव्यांगता नहीं है? आपको क्या करना है? मैम, उसे समस्या तो है, लेकिन सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक स्टैंडर्ड तय करना जरूरी होता है। इसे हम फिल्म तारे जमी पर के ईशान अवस्थी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ईशान को डिस्लेक्सिया था, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी थी। मान लीजिए अगर कल को ईशान केवीएस का एग्जाम देने जाए, उसे एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब चाहिए, तो सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मुझे डिस्लेक्सिया है। उसके पास मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये साबित करे कि उसका डिस्लेक्सिया 40% या उससे अधिक गंभीर है, तभी उसे कानूनी तौर पर अधिकार मिलेंगे। इस तरीके से आप उन्हें समझा सकते हैं। तो यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कम से कम 40% या उससे अधिक प्रमाणित हो दिव्यांगता। और जो प्रमाणन है वो किसके द्वारा होना चाहिए? सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से जवाब दे सकते हैं, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। दूसरा पैनल मेंबर जो है, वेरी गुड, मतलब अधिकारों का दरवाजा 40% पर खुलता है। कैंडिडेट आपको क्या करना है? बिल्कुल सर, चाहे वो उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण हो या सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण या फिर फ्री एजुकेशन की बात हो, बेंचमार्क होना पहली और सबसे जरूरी शर्त है।
देखा दोस्तों, कैसे तारे जमी पर के ईशान अवस्थी ने हमारा इंटरव्यू में इम्प्रेशन, मतलब हमारा जो इंटरव्यू था उसमें कैसे इम्प्रेशन जमा दिया। 40% का ये मैजिक नंबर आपको हमेशा याद रखना है। ये सवाल केबीएस पैनल का फेवरेट हो सकता है। चलिए थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो बेंचमार्क का मतलब आप सभी ने समझ लिया। ठीक है, शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, छात्रवृत्ति, परीक्षा में एक्स्ट्रा टाइम, सरकारी योजनाओं का लाभ, आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा। अब ये कब मिलेगा? जब आप 40% या 45% डिसेबिलिटी प्रमाणित होती है, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अधिक होती है। ठीक है, तब ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार आप सभी ने पढ़ी 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं। इसमें कुछ ही डिसेबिलिटी जो है वो ऐड करी है क्योंकि स्पेस कम था। उसके अलावा याद करने की ट्रिक जो है, आप याद कर सकते हैं 40% या मोर इज इक्वल टू बेंचमार्क स्कोर। एक पंक्ति में अगर हम बात करें तो कम से कम 40% प्रमाणित दिव्यांगता क्या होती है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। शानदार। बेंचमार्क दिव्यांगता का छक्का लगाने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स हुए थे कि कोने में बैठे एक प्रोफेसर टाइप पैनलिस्ट ने अपनी फाइल खोली और सीधे इंटरनेशनल लेवल का सवाल दाग दिया। वो पूछते हैं, मैम आपने एक्ट्स तो पढ़ लिए, लेकिन क्या आप हमें WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से डिसेबिलिटी समझा सकती हैं? ये ICF मॉडल क्या भला है? क्या ये सिर्फ बीमारी का दूसरा नाम है? आपने अब जवाब क्या देना है यहाँ पर? WHO के अनुसार डिसेबिलिटी क्या है, इसका जवाब क्या देना है आपको? अब यहाँ आपको अपनी नॉलेज की गहराई दिखानी है। घबराइए मत, इसे आसान बनाइए। आपको जवाब क्या देना है? सर बहुत ही गहरा सवाल है। अक्सर लोग समझते हैं कि डिसेबिलिटी सिर्फ एक बीमारी है, लेकिन WHO ने इसे एक क्या बोला है? अम्ब्रेला टर्म्स बोला है। ठीक है, इसके नीचे 3 अलग अलग परतें छिपी हुई हैं। इसे समझने के लिए मैं फिल्म गुजारिश का उदाहरण लेना चाहूंगी। आपको कोई और फिल्म, कोई और रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुजारिश ज्यादा बेटर है। किस तरीके से? तो आपको बोलना है, पैनल मेंबर ये भी पूछ सकता है, ऋतिक रोशन वाली फिल्म, उसका डिसेबिलिटी से क्या लेना देना? सर अब आपको क्या जवाब देना है? सर बिल्कुल, उस फिल्म में ऋतिक का कैरेक्टर जो है WHO के 3 घटकों को बाखूबी समझाता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या चीजें थी? एक्टिविटी इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। अब आपको समझाना कैसे है कि सर इम्पेयरमेंट जो होती है, यानी कि हानि और क्षति जो होती है, फिल्म में इथन की गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है पैरालाइज्ड है। ये शरीर की संरचना में कमी है। WHO इसे क्या मानता है? इम्पेयरमेंट मानता है। ठीक है, एक्टिविटी लिमिटेशन जो है, गतिविधि सीमा। सर अब इसे लकवे की वजह से वो खुद से खा नहीं सकता, चल नहीं सकता। जब शरीर की क्षति की वजह से काम करने में दिक्कत आए तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी लिमिटेशन बोलते हैं। तीसरा जो है पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि सहभागिता प्रतिबंध। और सबसे जरूरी बात सर, वो जादूगर था लेकिन अब वो स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकता, समाज के साथ वैसे नहीं घुल मिल सकता जैसे वो पहले करता था। जब बाहरी दुनिया या समाज की वजह से किसी की भागीदारी रुक जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। पैनल मेंबर 1 जो है वो बोल सकता है, वाह इसकी तो इसका मतलब डिसेबिलिटी सिर्फ शरीर में नहीं है। आपको क्या जवाब देना है? बिल्कुल सर, WHO यही कहता है कि डिसेबिलिटी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और उसके इन्वायरमेंट के बीच की एक अंतःक्रिया है। अगर हम इथेन के घर में रैंप बना दें, उसे तकनीकी दे दें और उसे एक्टिविटी लिमिटेशन जो है उसका कम हो सकता है, यानी डिसेबिलिटी को हम समाज और वातावरण बदलकर कम कर सकते हैं। देखा दोस्तों, WHO और ICF मॉडल अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा, जो क्षति है बॉडी में होती है, जो लिमिटेशन है यानी सीमा है एक्टिविटी में, और जो प्रतिबंध है पार्टिसिपेशन, ये 3 शब्द जो हैं आपके उत्तर को प्रोफेशनल बना देंगे। चलिए अब देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। तो इससे पहले ICF का फुल फॉर्म जो है वो याद कर लीजिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ले सकते हैं। उसके अलावा ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड।
तो WHO की भारी भरकम थ्योरी के बाद पैनलिस्ट जो है थोड़े इम्प्रेस तो हुए, लेकिन अब वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेना चाहते हैं। बीच में बैठे हेडमास्टर टाइप पैनलिस्ट अपना पेन घुमाते हुए आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे, मैम थ्योरी तो आपने बहुत अच्छी बता दी, लेकिन अब आप हमारे केबीएस स्कूल में जब आप पोस्टिंग लेंगी तो ये बताइए कि ये रिसोर्स रूम यानी कि संसाधन कक्ष जो है वो क्या होता है। क्या हम स्पेशल बच्चों को बाकियों से अलग कमरे में बंद कर देंगे? यहाँ आपको क्या करना है, एक हल्की सी स्माइल लेनी देनी है उनको, क्योंकि आपको पता है कि अलग करना जो है सेग्रेशन है यानी कि पाप है। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब देना है। अब क्या जवाब देना है आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। संसाधन कक्ष जो है बच्चों को अलग थलग करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें एम्पावर करने के लिए है। ये समावेशी शिक्षा का एक विशेष कक्ष यानी कि उसका दिल होता है। सर आपने फिल्म तारे जमी पर देखी होगी, उसमें आमिर खान जो है ईशान को स्कूल से बाहर नहीं निकालते, बल्कि रेगुलर क्लास के लिए उसे एक अलग जगह ले जाकर उसके तरीके से पढ़ाते हैं, रेत पर अक्षर लिखवाना, क्ले से शेप बनवाना। बस सर स्कूल के अंदर वो जो स्पेशल सपोर्ट वाली जगह है ना, वही हमारा स्पेशल यानी कि रिसोर्स रूम है। तो रिसोर्स रूम में बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त शैक्षिक सहायता, चिकित्सीय सहयोग तथा विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। पैनल मेंबर जो है थोड़ा इंटरेस्ट ले टू जो है वो इंटरेस्ट लेते हुए आपसे पूछ सकते हैं, अरे वाह उदाहरण तो आपने बहुत सटीक दिया, लेकिन वहां होता क्या क्या है, सिर्फ खेल कूद? नहीं। आपको क्या जवाब देना है? नहीं मैम, वहाँ बहुत ही साइंटिफिक काम होते हैं। इसे हम रिचार्जिंग स्टेशन कह सकते हैं। जैसे आईईपी यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हर बच्चे के लिए एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग गोल सेट होते हैं। दूसरा जो है उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को पढ़ने लिखने में एक्स्ट्रा मदद करना, या जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत है उनके लिए एक्स्ट्रा मदद। और तीसरा जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा एडीएचडी या ऑटिज्म से प्रभावित है तो उसके हाइपर एक्टिव या एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रणनीतियां सिखा सकते हैं। फोर्थ जो है जीवन कौशल सिखाना, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें तो आप कुछ चीजें उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वैसे ही रट्टा मारे। ठीक है, कुछ चीजें उठा सकते हैं। इसमें जीवन कौशल सिखाना आप बता सकते हैं कि लाइफ स्किल सिखाना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना जैसे खुद खाना या बटन लगाना। पैनल मेंबर जो है और वहाँ क्या क्या सामान होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको जवाब क्या देना है? सर वहाँ पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ब्रेल किट, हियरिंग एड, बड़े अक्षरों वाली किताबें, स्पीच थेरेपी के लिए पीईसीएस यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कई सहायक उपकरण होते हैं। यहाँ तक कि हम वहाँ सामान्य टीचर को भी ट्रेनिंग देते हैं और अपनी क्लास में इन बच्चों को कैसे हैंडल करें ये सिखाते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चा यहाँ से सीखे और वापस अपनी रेगुलर क्लास में जाकर बाकी बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस से पढ़े। और कट इंटरव्यू पैनल पूरी तरह से क्लीन बोल्ड। देखा दोस्तों कैसे हमने एक मुश्किल टॉपिक को तारे जमी पर के निकुंभ सर से जोड़कर एकदम आसान बना दिया। इंटरव्यू में हमेशा याद रखिएगा, रिसोर्स रूम एक सपोर्ट रूम है, सेपरेशन रूम नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो यस टाइप करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली स्लाइड पर, चलते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड में कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझने वाले। तो ये रही अगली स्लाइड जो है। ऐसे इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, तो इतना ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, किस तरीके से जवाब देना है वो भी समझेंगे। और इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर जुड़ सकते हैं। और उसमें आपको रोज रिकॉर्डिंग करके भेजनी होती है, वो रिकॉर्डिंग करके भेजिए, वहाँ से आपको फीडबैक मिलेंगे। तो वो पेड है और उसमें जो कांटेक्ट नंबर दिया है उस पर जाके आप बात कर सकते हैं और वो कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, तो बहुत
सस्ते में आपको पेड कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी ये स्लाइड। तो चलिए अब पैनल के चेयरमैन आपकी फाइल को ध्यान से देखते हैं। उनके हाथ में आपके आरसीआई रजिस्ट्रेशन की कॉपी यानी कि आपका सीआरआर सर्टिफिकेट है। वो अपना चश्मा सेट करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि मैम आपके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, और ये आपका आरसीआई सर्टिफिकेट भी लगा है, लेकिन मुझे एक बात समझाइए, क्या इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ प्यार और सहानुभूति काफी नहीं है? इस आरसीआई जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, रजिस्ट्रेशन का इतना क्या हुआ है? इसके बिना कोई क्यों नहीं पढ़ा सकता? यहाँ कई कैंडिडेट सिर्फ किताबी परिभाषा बोलने लगते हैं, लेकिन आपको कुछ अलग करना है। चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल लाइए और कहिए, सर प्यार और सहानुभूति बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे पर हम किसी बच्चे का भविष्य नहीं संवार सकते। इसे हम फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की उदाहरण से समझ सकते हैं। मुन्ना भाई के पास जादू की झप्पी तो बहुत थी, लेकिन उनके पास मेडिकल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं था। बिना लाइसेंस किसी का इलाज करना गैर कानूनी भी है और खतरनाक भी है। बिल्कुल वैसे ही सर, आरसीआई जो है भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो क्या करता है, पुनर्वास पेशेवरों का पंजीकरण करता है। मतलब वो उनका रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि व्यवसायिक वैधता देता है। ये साबित करता है कि हम कोई झोला छाप नहीं है, बल्कि एक ट्रेंड प्रोफेशनल हैं। पैनल मेंबर टू क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, अच्छा तो मतलब एक बार सर्टिफिकेट ले लिया और जिंदगी भर छुट्टी, फिर तो आप लोग अपडेट ही नहीं रहेंगे। अब आपको क्या जवाब देना है? यही तो आरसीआई की सबसे बड़ी खूबी है मैम। यहाँ कोई लाइफ टाइम फ्री पास नहीं है। आरसीआई हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बहुत गंभीरता से लेता है। हमें अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए समय समय पर क्या करना पड़ता है, सीआरई प्रोग्राम करने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब दे सकते। सीआरई का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि आरसीआई हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बहुत ही गंभीरता से लेता है। हमें अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए समय समय पर सीआरई प्रोग्राम और वर्कशॉप अटेंड करने होते हैं। इससे हमारा ज्ञान जो है हमेशा अपडेट रहता है। पैनल आपसे इसके अलावा पूछ सकता है, तो इस रजिस्ट्रेशन से आपको या सिस्टम को क्या फायदा है? आपको क्या जवाब देना है? सर इसके मुख्य 3 फायदे हैं। पहला जो है वो क्या है? पहला जो है लीगल प्रोटेक्शन, यानी कि कानूनी सुरक्षा। ये हमें हमारे पेशे में कानूनी मान्यता देता है। दूसरा जो है गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करना, यानी कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड जो है तय करना। तो आपको जवाब क्या देना है कि सर गुणवत्ता और मानक ये सुनिश्चित करता है कि हम बच्चों के साथ कोई अनैतिक कार्य ना करें। आरसीआई ऐसे लोग पर सीधी कार्रवाई करता है। और तीसरा जो है वो क्या है, रोजगार के अवसर, यानी एम्प्लॉयमेंट। और सबसे जरूरी बात है सर, केबीएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान या किसी भी सरकारी नौकरी में काम करने के लिए आरसीआई रजिस्ट्रेशन अनिवार्य शर्त है। ये पेरेंट्स और समाज के मन में हमारे प्रति विश्वसनीयता पैदा करता है। बहुत बढ़िया, आपके मुन्ना भाई वाले उदाहरण ने तो सारी बात एक ही बार में क्लियर कर दी। और बस इंटरव्यू रूम में तालियां तो नहीं बजेंगी, लेकिन पैनल के चेहरे की मुस्कान आपको बता देगी कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आरसीआई सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये स्पेशल एजुकेटर की पहचान और ताकत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे सामने है। तो हम केबीएस के उसी सीरियस इंटरव्यू रूम में हैं। अब तक आपने पैनल को बहुत इम्प्रेस किया, लेकिन तभी एक पैनलिस्ट जो शायद एक अनुभवी टीचर रह चुकी है, अपनी उंगलियों को टेबल पर टैप करते हुए एक सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछती है। अब वो सवाल क्या हो सकता है कि मैम मान लीजिए आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो बातों में बहुत तेज है, होशियार है, लेकिन जब भी उसे बोर्ड में से देखकर लिखने को कहती हूँ तो वो क्या करता है, बी को हमेशा डी लिखता है। ठीक है,
कमल को कलम पढ़ता है और रीडिंग के नाम से छुपने लगता है, क्या वो पढ़ाई से बचने का बहाना कर रहा है? आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? अब आपको जवाब क्या देना है, यानी वो डिस्लेक्सिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब आपको जवाब कैसे देना है कि यहाँ आपको बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह मुस्कुराना है, क्योंकि ये आपका फेवरेट टॉपिक है, आपने बहुत पढ़ा है इसको। तो आपको क्या करना है, जवाब देना है, नहीं मैम, वो बच्चा बिल्कुल बहाने नहीं बना रहा है, उसे डिस्लेक्सिया हो सकता है। डिस्लेक्सिया क्या है? जो कि एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, जिसमें बच्चे की सामान्य बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने, लिखने, शब्द पहचानने, अक्षरों को पहचानने तथा वर्तनी जो उसकी स्पेलिंग है उसमें कठिनाई होती है। यानी बच्चे का दिमाग अक्षरों और उसके जो साउंड्स होते हैं उनके बीच कनेक्शन नहीं बना पाता है। पैनल चेयरमैन आपसे पूछ सकता है, मतलब वो बच्चा दिमागी रूप से कमजोर है? आपको जवाब देना है, बिल्कुल नहीं सर, डिस्लेक्सिया का बच्चे के इंटेलेक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी डिस्लेक्सिया था। ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, क्या है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जहां दिमाग भाषा को अलग तरीके से प्रोसेस करता है, इसलिए ये बच्चा बी, डी या पी और क्यू में कंफ्यूज होते हैं। क्या होता है हमेशा इन बच्चों को? जैसे बी, डी और पी, क्यू में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। पैनल 4 जो है, अच्छा तो फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? इन्हें नॉर्मल तरीके से तो नहीं पढ़ाया जा सकता। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जवाब देना है, मैम इसके लिए मैं मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड का उपयोग करूंगी। आपको क्या जवाब देना है कि इसके लिए मैं मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड का यूज करूंगी। ठीक है, यानी बच्चे की सभी इंद्रियों का एक साथ इस्तेमाल। जैसे सिर्फ बोर्ड पर ए लिखने के बजाय मैं उसे सैंड पेपर पर पर उंगलियां फेरने को कहूंगी, ताकि उसे टच से याद रहे, यानी टेक्टाइल। हम क्ले से लेटर्स बनाएंगे। इसके अलावा मैं फोनिक बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी दूंगी, बड़े और रंगीन फॉन्ट्स का इस्तेमाल करूंगी। रीडिंग के लिए ऑडियो बुक्स जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मदद लूंगी। पहला चेयरमैन, एक्सीलेंट, मतलब आप उसे उसकी कमजोरी पर नहीं, उसकी ताकत पर फोकस करके पढ़ाएंगे। और इंटरव्यू पैनल एक बार फिर आपके जवाब से इम्प्रेस हो जाएगा। तो फ्यूचर टीचर्स, डिस्लेक्सिया से हमेशा याद रखिए, ये बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि सीखने का एक अलग तरीका है। ठीक है, क्या है? ये बुद्धि की कमी नहीं है, बल्कि सीखने का अलग तरीका है। ठीक है, इसमें बी को डी और कमल को कलम वाला उदाहरण इंटरव्यू में जरूर दें। ये बहुत रियल लगता है। कैसा लगा आपको ये डिस्लेक्सिया को मतलब समझने का ये फिल्मी और प्रैक्टिकल तरीका? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तभी एक पैनलिस्ट जो शायद मनोविज्ञान के एक्सपर्ट हैं, वो आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। मैम, मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्पेशल बच्चा है। वो बच्चा 3 घंटे के पेन पेपर वाले रिटन एग्जाम में शायद फेल हो जाए या कुछ लिख ही ना पाए, तो फिर आप साल के अंत में पेरेंट्स को उसकी प्रोग्रेस कैसे दिखाएंगे? क्या उसे सिर्फ पास या फेल का ठप्पा लगा देंगे? अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको रट्टू तोते की तरह जवाब नहीं देना। एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का नाम लीजिए। सर, अब आपका ब्रह्मास्त्र क्या हो सकता है? तो आपका ब्रह्मास्त्र जो होगा वो क्या हो सकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन आपका ब्रह्मास्त्र है। अब आपको जवाब क्या देना है? सर, समावेशी शिक्षा में हम बच्चों को सिर्फ पास या फेल के तराजू से नहीं तौलते। ऐसे बच्चों को वास्तविक प्रगति नापने के लिए मेरा सबसे बड़ा टूल जो है पोर्टफोलियो होगा, यानी पोर्टफोलियो मूल्यांकन होगा। पैनल जो है चेयरमैन वो पूछ सकता है, पोर्टफोलियो क्या? ये मॉडल्स का जो पोर्टफोलियो होता है वैसा कुछ? इसमें आप रखेंगे क्या? आपको जवाब देना, सर इसे आप बच्चे की सक्सेस और स्ट्रगल की एक लाइव स्क्रैप बुक कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम फिर सितारे जमी पर ईशान अवस्थी को देखें, उसका रिपोर्ट कार्ड तो उसे दुनिया का सबसे नालायक बच्चा बताता था। लेकिन अगर निकुंब सर उसका एक पोर्टफोलियो बनाते तो उसमें क्या होता? उसमें ईशान की वो शानदार पेंटिंग्स होती, उसका बनाया हुआ नाव का मॉडल होता, रेत पर लिखे हुए वो अक्षर होते, उसमें पहली बार
सही लिखे थे। पोर्टफोलियो यही करता है सर, ये बच्चे की कमजोरी नहीं, उनकी खूबियों और उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसका सिस्टमैटिक कलेक्शन है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। पोर्टफोलियो समझ में आ गया। पोर्टफोलियो क्या है? एक सतत मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति है जिसमें क्या करते हैं, जो स्टूडेंट के कार्य होते हैं, उनकी जो प्रोग्रेस होती है, उनके जो प्रयास होते हैं, उनका व्यवस्थित संग्रह समय के साथ एक फाइल में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकते हैं कि वाह, मतलब इसमें सिर्फ टेस्ट पेपर नहीं होते, आपको क्या करना है? बिल्कुल नहीं मैम, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। ठीक है, आपको क्या जवाब देना है कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। मैं इसमें बच्चे की वर्कशीट, उसकी ड्राइंग और कोई प्रोजेक्ट, पेरेंट्स का फीडबैक सबसे ज़रूरी, बच्चे का जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है उस भी रखूंगी, उसे खुद लगता है कि उसने कितना सीखा है। अगर मुझे बच्चे का बेस्ट काम दिखाना है तो मैं शोकेस पोर्टफोलियो बनाऊंगी, और अगर मुझे उसकी साल भर की जर्नी दिखानी है तो वो पहले कहाँ था और अब कहाँ है, मतलब डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करूंगी। पैनल चेयरमैन पूछ सकता है कि मैम एक लाइन में अगर आपको पोर्टफोलियो को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे? अब आपको जवाब क्या देना है? सर मैं बस इतना कहूंगी कि एक मार्कशीट हमें सिर्फ बच्चे का रिजल्ट बताती है, लेकिन एक पोर्टफोलियो जो है हमें बच्चे की प्रक्रिया और प्रगति दोनों दिखाता है। ये सिर्फ नंबर नहीं, बच्चे की असली कहानी है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो पोर्टफोलियो के कई प्रकार हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो वर्क सैंपल पोर्टफोलियो, डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो, शोकेस पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो, ये हो सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ बूम इंटरव्यू पैनल पूरी तरीके से फ्लैट। देखा दोस्तों, मार्कशीट वर्सेस पोर्टफोलियो वाली इस पंचलाइन ने कैसा जादू कर दिया। पोर्टफोलियो सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये एक स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन कीजिए इंटरव्यू एकदम शानदार चल रहा है, तभी सेंटर में बैठे बोर्ड के चेयरमैन, जो शायद खुद केबीएस के पुराने प्रिंसिपल रह चुके, आपसे वो सवाल पूछते हैं जो हर केबीएस एस्पिरेंट से पूछा ही जाता है। पैनल चेयरमैन, मैम आप केबीएस में स्पेशल एजुकेटर बनना चाहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये संगठन आखिर बना क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? यानी कि केंद्रीय महाविद्यालय संगठन का इतिहास एवं स्थापना कब हुई, ये चीजें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछ सकते हैं कि मैम आप केबीएस में स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं या चाहते हैं सर, लेकिन क्या आपको पता है कि ये संगठन आखिर बना क्यों और इसकी जड़ें कहाँ हैं? अब यहाँ आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। इस बोरिंग से लगने वाले इतिहास को हम एक फिल्मी ट्विस्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, अब आपको जवाब क्या देना है? बिल्कुल सर, केबीएस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। शुरुआत में इन्हें सेंट्रल स्कूल्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंट्रल स्कूल्स कहा जाता था। उसके बाद नाम बदलकर केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय रखा गया। और सर इसके बनने के पीछे एक कारण है, बिल्कुल हमारी बॉलीवुड फिल्मों की तरह, मतलब एकदम कहानियों जैसा। पैनल मेंबर 2 जो है, बॉलीवुड फिल्म केबीएस के इतिहास में फिल्म कहाँ से आ गई, वो पूछ सकता है। तो आपको जवाब देना है मैम, आपने वो फिल्म तो देखी होगी जहाँ हीरो का हर 6 महीने में ट्रांसफर हो सक जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उनके बच्चों की पढ़ाई का होता है, क्योंकि हर राज्य का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब सिलेबस जब अलग होता है तो दिक्कत कहाँ पे? यही असल जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केबीएस की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ही केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी यानी ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ताकि पापा का ट्रांसफर भले ही दिल्ली से अंडमान हो जाए, लेकिन बच्चों का सिलेबस और शैक्षिक मानक जो है पूरी भारत में एक समान रहे। ठीक है, पहला चेयरमैन, बहुत ही शानदार उदाहरण, रट्टा रट्टा मारने से कहीं बेहतर है। आज इसका प्रशासनिक स्टेटस क्या है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जवाब क्या देना है? सर आज ये शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन के अधीन है। एक पूरी तरह स्वायत्त शासी यानी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका आदर्श बहुत ही प्रेरणादायक है। तत्त्वपुरुषन अपावृणु। पैनल मेंबर 3, ये तो जनरल बात हुई, लेकिन आप एक स्पेशल एजुकेटर हैं, आपके संदर्भ में केबीएस की क्या अहमियत है? अब आपको क्या जवाब देना है? सर, केबीएस सिर्फ एक स्कूल नहीं है, वो समावेशी शिक्षा का एक बहुत बड़ा मंच है। आज केबीएस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रिसोर्स रूम, आईईपी, परीक्षा में विशेष सुविधाएं और इसके अलावा मतलब एकोमोडेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर मुझे अपना बेस्ट देने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। और कट इंटरव्यू पैनल पूरी तरीके से फिदा। देखा दोस्तों, कैसे हमने ट्रांसफर वाले हीरो का उदाहरण देकर केबीएस के बोरिंग इतिहास को एकदम मजेदार कहानी में बदल दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। इमेजिन कीजिए, इंटरव्यू अपने अंतिम चरण में है। पैनल आपकी नॉलेज से खुश है, लेकिन अब वो आपका विजन जानना चाहते हैं। सेंटर में बैठे चेयरमैन सर आपकी आंखों में देखते हुए एक बहुत ही सीधा सवाल पूछते हैं कि मैम, आपका किताबी ज्ञान तो हमने देख लिया, लेकिन असल जिंदगी में अगर हम आपको कल ही केबीएस में अपॉइंट कर लें तो आपका असल काम क्या होगा? क्या आप दिन भर सिर्फ रिसोर्स रूम में कुछ बच्चों को पढ़ाएंगी? अब आपको जवाब क्या देना है? अब वो यहाँ आपको साबित करना है कि सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक लीडर। चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाइए और कहिए, नहीं सर, मेरा काम सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रहेगा। एक विशेष शिक्षक केबीएस में समावेशी शिक्षा का एक ब्रिज होता है। इसे हम फिल्म सुपर 30 के आनंद कुमार से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे वो सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाते थे बल्कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बनाते थे, सिस्टम से लड़ते थे। ठीक वैसे ही मेरा काम CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स छात्रों की केवल शैक्षिक नहीं बल्कि सामाजिक, इमोशनल, प्रोफेशनल, वोकेशनल आवश्यकताओं की पहचान करना है। पैनल मेंबर पूछेंगे, अच्छा तो आप स्कूल के बाकी सामान्य शिक्षक से अलग काम करेंगे? आपको जवाब देना है, बिल्कुल नहीं मैम, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। मेरा एक बहुत बड़ा काम सामान्य शिक्षकों को समावेशी शिक्षण रणनीतियां और कक्षा प्रबंधन मतलब जो क्लास मैनेजमेंट है वो सिखाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर को मैं फिर से रिपीट करूंगी। तो आपको जवाब देना है कि बिल्कुल नहीं मैम, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। मेरा एक बहुत बड़ा काम होगा, मतलब जो रोल होगा, प्रमुख भूमिकाएं होंगी, वो क्या होंगी? सॉरी, मैं अटक गई बट आप मत अटकना, ठीक है? तो यहाँ पर भूमिका क्या होगी? बच्चों की इस प्रारंभिक पहचान मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग का काम। ठीक है, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी देना, क्लास मैनेजमेंट, इंडिविजुअल यानी आईईपी तैयार करूंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि वो सामान्य कक्षा में बाकी बच्चों के साथ मेन स्ट्रीमिंग में जुड़ सके। पैनल मेंबर, और मान लीजिए वो पूछ सकते हैं कि और मान लीजिए किसी बच्चे को कोई थेरेपी चाहिए तो आप नहीं दे सकते, तब आप क्या करेंगे? आपको जवाब देना है कि सर उस स्थिति में मैं एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाऊंगी। मैं अन्य विशेषज्ञों जैसे साइकोलॉजिस्ट होंगे, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनके साथ कोऑर्डिनेट करूंगी। और इसके अलावा मैं केबीएस में मौजूद विशेष सुविधाओं जैसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ब्रेल लर्निंग किट्स, रैम्प और अनुकूलित शौचालय का उपयोग करके बच्चों के लिए एक बाधा रहित माहौल बनाऊंगी। इस तरीके से आप उनको जवाब दे सकती हैं। पैनल चेयरमैन जो है बहुत ही शानदार। आखिरी सवाल, बस इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो आपको लायक बनाते हैं? तो आपको जवाब क्या देना है? सर मुझे लगता है कि इस काम के लिए पेशेंस मतलब धैर्य चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, संवेदनशीलता और बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सभी गुण जो है मुझ में शामिल हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को पास कराना नहीं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि केबीएस का ये संकल्प सच हो सके, समावेशी शिक्षा सबका अधिकार हमारा संकल्प।
और सबका अधिकार हमारा संकल्प वाली बात जो है, इसे पंचलाइन और इंटरव्यू पैनल जो है पूरी तरीके से मुरीद हो जाएंगे। सिलेक्शन लेटर तो समझो घर पहुंच गया। तो इसी के साथ आज ये वीडियो मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें और बची हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जाने से पहले मैं एक बार डिस्कस कर लूँ कि अगर आपको और भी स्लाइड बची हुई हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। इसी के साथ आज की जो हमारी स्पेशल एजुकेटर इंटरव्यू सीरीज़ का ये धमाकेदार एपिसोड यही पूरा होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रैक्टिकल और फिल्मी उदाहरणों ने आपके अंदर का सारा डर खत्म कर दिया होगा। अब आप इंटरव्यू पैनल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्तों, मैंने ये पूरा जो कंटेंट है बहुत ही गहरी रिसर्च और मेहनत के साथ तैयार किया है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है 100% पक्का हो सके। अगर आपको मेरी ये मेहनत और समझाने का ये अनोखा अंदाज पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं बिना रुके ऐसे ही दमदार टॉपिक्स पर ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रखूं, तो अब आपको भी एक छोटा सा कदम उठाना होगा। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और तुरंत हमारी गोल्ड मेंबरशिप का हिस्सा बने। गोल्ड मेंबर के लिए खास क्या है, तो गोल्ड बटन ज्वाइन करने वाले हमारे स्पेशल मेंबर्स को मिलेंगे मेरी तरफ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ट्रिक्स, केबीएस के छुपे हुए सवाल और कुछ ऐसे सीक्रेट नोट्स जिससे मैंने पीपीटी, जो जैसे ये मेरी पीपीटी है, नोट्स है, वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बिल्कुल जो आपको भीड़ भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करेंगे। तो इंतजार किस बात का है, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अभी गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करें। इस वीडियो को जमकर लाइक करें और सभी स्पेशल एजुकेटर दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ अपने अगले एक्सक्लूसिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, और आपके केबीएस इंटरव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।